नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आए आने वाली जो CTET और अन्य टेट एग्जाम है उसके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन का आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होगा और यहाँ पर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर है बॉटनी, और सेकेंड है हार्टिकल्चर, थर्ड है जियोलॉजी और फोर्थ है यहाँ पर एनाटॉमी। तो हमें वो विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी। अब हार्टिकल्चर की यदि बात करते हैं तो हार्टिकल्चर उद्यान कृषि का अध्ययन, बॉटनी जो होता है ये वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है, और एनाटॉमी जो होता है ये जीवों की शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी जो जियोलॉजी जो होता है ये पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं अवधारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है। W.C. डैम्पियर, B.S. ब्लूम और C है कार्ल पॉपर और D है J.W.N. सुलिवन। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी W.C. डैम्पियर ने। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन, क्योंकि कपूर जो यहाँ सीधे ठोस से वाष्प में बदल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या है तो विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। देखिए विलयन का हम पाठ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर हम विलय पदार्थ के रूप में किसे लेंगे, नारियल का तेल, नारियल का पानी, पारा या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम चयन करेंगे सोडियम क्लोराइड, नमक का। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के कितने मुख्य सोपान होते हैं या इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर 4, 3, 8 या फिर 6। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न से और भी प्रश्न आता है कि प्रयोजना विधि किसने दी है, कौन इसके जन्मदाता है। तो ये विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है और इन्हीं को इसका जन्मदाता माना जाता है। और प्रयोजना विधि जो होती है इसके मुख्य 6 सोपान होते हैं, और ये 6 सोपान जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है कार्यक्रम, सेकेंड है परिस्थिति प्रदान करना, थर्ड होता है क्रियान्वयन, और फोर्थ होता है योजना के उद्देश्य एवं उसका चयन, और पांचवा है मूल्यांकन, और छठा होता है कार्यलेख यानी कि रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके 6 सोपान जो होते हैं ये इसमें होते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, तो वो कौन सा देश से आया था। उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या फिर डी है बांग्लादेश। तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है और आप इसका उत्तर जानते हैं। मेघा पाटेकर, A.K. बनर्जी, C है सुंदरलाल बहुगुणा, D है अमृता देवी बिश्नोई। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन को बल मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरुण संघ नामक समूह संबंधित है, ये किससे संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, या बी ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलवाने, सी है पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने, और डी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये तरुण संघ जो है ये वन और पर्यावरण, जल और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। ये एक NGO है, और यहाँ पर इसका उत्तर होगा पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। तो नदी, झील मतलब जल संरक्षण पर और पर्यावरण संरक्षण पर ये कार्य करता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, तो कौन सा पादप होगा। शीशम, सागौन, चंदन, शरीफा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चंदन है वो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। चलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों से लिए गए हैं।
मन्नार की खाड़ी, मानस, नालंदा या फिर दिहांग, दिबांग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मन्नार की खाड़ी है ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून, बी है सॉरी सेकंड है यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और थर्ड है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, फोर्थ है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून ये रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी होती है? ऊतक, रक्त, कोशिका या फिर प्रोटीन? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका से ही जीवन जो होता है ये प्रारंभ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन, अपेक्षाकृत ज्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की स्थिति में अनुपस्थिति में वस्तु का जो भार होगा वो भारहीन महसूस होगा। इसका उदाहरण हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं। अंतरिक्ष में कोई वस्तु जो होती है वो चाहे हम हो वहाँ पर वस्तुएं इधर उधर उड़ती रहती है, क्योंकि उनमें भार, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में भारहीनता वहाँ पर महसूस होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत बार ये नाम आपने सुना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है वो है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण असंतुलन का कारण है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? पर्यावरणीय चेतना का अभाव या भौतिकवादी, ऑप्शन सी है भोगवादी प्रवृत्ति, और अगला है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सभी कारण जो है ये जिम्मेदार हैं यहाँ पर पर्यावरण के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है? सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर या फिर रेयन? तो ग्रीष्म ऋतु में हम सब जानते हैं कि हम सूती वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, और ये ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र भी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, बी है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी है उसकी अनियमितताओं का कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और डी है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। बिल्कुल सी, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही है। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, और ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक जो है वो तो पेड़ पौधे हैं, और उनको खाने वाले जो जीव होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं यहाँ पर शाकाहारी जीव, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं जैसे उनको खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, और उसके बाद वाले जो होते हैं वो हो जाते हैं सर्वाहारी। चलिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंदर शाकाहारी जो होंगे वो होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन बी होगा इसके लिए उत्तर। प्राथमिक उत्पादक में तो हमारे पेड़ पौधे सभी जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या डी है अमेरिका? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में क्यों मनाया जाता है? तो सीधा इसका कारण है कि दिसंबर के महीने में वहाँ पर गर्मियाँ पड़ती है, इसलिए ये प्रश्न इस प्रकार से हमसे कह रहा है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है,
गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, गेंडा, सांप या शेर का? तो गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर है और ये संरक्षण करता है शेर का। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें। बी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी है शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना और डी है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो देखिए यहाँ पर सर्वेक्षण और लेखन का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उसका अर्थ होता है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार से हम ईवीएस लिखते हैं, ईवीएस सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं इसका सीधा अर्थ होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो उद्देश्य नहीं है उसे हमें देखना है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। बी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। सी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और डी है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो उद्देश्य नहीं है वो होगा कि शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? जो नहीं किया जाता वो हमें देखना है। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बी है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो ये यहाँ पर गलत है, यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं किया जाता वो कार्य देखना है। और सी है इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो ये भी सही है, यही एक गलत था और वो है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए कहाँ पर? प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में और डी है पाठ के अंत में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती कि वे अपने कार्य पत्र का अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें और इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इन फोल्डर को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो ने हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। बी है यह विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। सी है विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि होती है ये विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को स्वयं अनुभव मिलता है इस विधि में। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कांटेनुमा पत्तियां को दर्शाकर एक शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पर शिक्षक जो है स्थलीय, जलीय या उभयधर्मी या मरुस्थलीय, तो शिक्षक निश्चित यहाँ पर मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं क्योंकि मरुस्थलीय पौधा जो होता है उसी के अंदर पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है जल की हानि रोकने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मरुस्थलीय। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप 30 प्रश्न में से कितना स्कोर आपका रहा ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपने हमें इधर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।